नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुका हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हुलाल चंद्र सिंह। अगले घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है, और ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले हम बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी सौगात दी है, और इस सौगात में चिनाब का वो आर्च वाला ब्रिज भी शामिल है जो रेल खंड समर्पित की है प्रधानमंत्री ने। तो उसकी भी बड़ी बड़ी खासियतें हैं। तो प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर को यह सौगात दी है, और बहुत ही खास सौगात है। इस पर सबसे पहले बात करेंगे, और इसके बाद आज की खास चर्चा करेंगे जो प्रधानमंत्री ने वहीं पर एक बड़ी बात कही है। प्रधानमंत्री ने कही पहलगाम मामले में क्या हुआ था, जो आतंकवादी थे, अमन और तरक्की के दुश्मन, उन्होंने विकास को, तरक्की को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन यह विकास नहीं रुकने दूंगा। ये मोदी का वादा है, ये प्रधानमंत्री कश्मीर में कह रहे हैं। तो इस पर खास चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ। और इसके बाद बात करेंगे कि बेंगलुरु में जो चिन्नास्वामी स्टेडियम में भगदड़ और 11 मौतें हुई थी, तो उस पर पहले तो सिद्धारमैया सरकार बिल्कुल ढीली ढाली पड़ी रही, लेकिन जब हाईकोर्ट ने कुछ बड़े सवाल पूछे तो सिद्धारमैया सरकार सुपर एक्टिव नजर आ रही है। लेकिन राजनीति भी हो रही है, तो इस पर करेंगे बात, होंगे तमाम सवाल जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर कटरा रूट पर वंदे भारत ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। साथ ही 46,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। प्रधानमंत्री ने कहा कश्मीर से कन्याकुमारी रेलवे नेटवर्क बना हकीकत, यह नए भारत के सामर्थ्य का जय घोष। बरसों पुराना सपना हुआ पूरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे चिनाब पुल का और देश के पहले केबल स्टेड रेल ब्रिज का किया उद्घाटन। जम्मू और श्रीनगर के बीच संपर्क अब हुआ सुलभ। भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई ने की ब्याज दरों में 50 बेसिस पॉइंट की कटौती। अब रेपो रेट 5.5%। ईएमआई अब कम होने की उम्मीद। उत्तराखंड के दौरे पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। देहरादून के रायपुर स्थित ग्राम पांववाला सोड़ा में किसानों के साथ किया संवाद। 3 अगस्त को होगी नीट पीजी की परीक्षा। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन को दी अनुमति। इस साल 15 जून को पहले आयोजित होने वाली थी परीक्षा। और चिन्नास्वामी स्टेडियम भगदड़ मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा पूछे गए गंभीर सवालों के बाद सिद्धारमैया सरकार का ताबड़तोड़ एक्शन। घटना में 11 मासूमों की गई थी जान। ये थे इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज हम सबसे पहले बात करेंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ना सिर्फ बड़ी बड़ी सौगातें दी हैं, बल्कि नायाब सौगात है ये जम्मू कश्मीर के लिए, देश के लिए भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर की यात्रा पर हैं। इस दौरान उन्होंने विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब पुल के व्यू पॉइंट का दौरा किया। इसके साथ ही पीएम ने एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया, जिसमें क्षेत्र की प्रगति और विकास कार्यों को प्रदर्शित किया गया है। जहां उन्होंने यूएसबीआरएल यानी कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना की समर्पित टीम और इसके कर्मठ कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर दौरे पर रेल अवसंरचना और संपर्क को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप चिनाब पुल का उद्घाटन किया और पुल के डेक का दौरा भी किया। नदी से 359 मीटर की ऊंचाई पर स्थित वास्तुकला का चमत्कार चिनाब रेल, ये जो पुल है, ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। ये 1315 मीटर लंबा स्टील आर्च ब्रिज है, जिसे भूकंप और हवा की हर स्थिति का सामना करने के लिए तैयार किया गया है। इस पुल का एक प्रमुख प्रभाव जम्मू और श्रीनगर के बीच संपर्क को बढ़ाना है।
इस पुल पर चलने वाली वंदे भारत ट्रेन के जरिए कटरा और श्रीनगर के बीच यात्रा करने में अब सिर्फ 3 घंटे ही लगेंगे, जिससे मौजूदा यात्रा समय में 2 से लेकर 3 घंटे तक की कमी आ जाएगी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंजी पुल का दौरा किया और उसका भी उद्घाटन किया। अंजी ब्रिज भारत का पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज है, जो इस चुनौतीपूर्ण भूभाग में राष्ट्र की सेवा करेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर अपना संबोधन भी दिया और जम्मू में अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेलवे की मजबूती और सामर्थ्य को अब देखा जा सकता है। का सौभाग्य है कि इस प्रोजेक्ट ने हमारे कार्यकाल में गति पकड़ी और हमने इसे पूरा करके दिखाया। बीच में कोविड के कालखंड के कारण भी अनेक मुसीबतें आई, लेकिन हम डटे रहे। साथियों, रास्ते में आने जाने की मुश्किलें, मौसम की परेशानी, लगातार पहाड़ों से गिरते पत्थर, ये प्रोजेक्ट पूरा करना मुश्किल था, चुनौतीपूर्ण था। लेकिन हमारी सरकार ने चुनौती को ही चुनौती देने का रास्ता चुना है। और साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि यह पुल भारत की शक्ति और सामर्थ्य का जीवंत उदाहरण है। ये दोनों ब्रिज सिर्फ ईंट, सीमेंट, स्टील और लोहे के ढांचे नहीं हैं। ये पीर पंजाल की दुर्गम पहाड़ियों पर खड़ी भारत की शक्ति का जीवंत प्रतीक है। ये भारत के उज्जवल भविष्य की सिंह गर्जना है। ये दिखाता है विकसित भारत का सपना जितना बड़ा है, उतना ही बुलंद हमारा हौसला है, हमारा सामर्थ्य है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 11 सालों में विकास को गति मिली है। केंद्र में भाजपा एनडीए की सरकार को अब 11 साल हो रहे हैं। ये 11 साल गरीब कल्याण के नाम समर्पित रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना से 4 करोड़ गरीबों का पक्के घर का सपना पूरा हुआ है। उज्ज्वला योजना से 10 करोड़ रसोइयों, उसमें धुएं का अंत हुआ है। हमारी बहनों को, बेटियों को उनकी सेहत की रक्षा हुई है। आयुष्मान भारत योजना से 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिला है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से हर थाली में भरपेट अनाज सुनिश्चित हुआ है। जनधन योजना से पहली बार 50 करोड़ से ज्यादा गरीबों के लिए बैंक का दरवाजा खुला है। सौभाग्य योजना से अंधेरे में जी रहे 2.5 करोड़ परिवारों में बिजली की रोशनी पहुंची है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
यहाँ पर जो उन्होंने अपने संबोधन में खास तौर पर जो विकास का पूरा खाका खींचा है, साथ ही ब्यौरा दिया है कि पिछले 11 सालों में किस तरह से देश का, जम्मू कश्मीर का, वहाँ के लोगों का विकास हुआ है, ये भी प्रधानमंत्री ने वहाँ पर अपने संबोधन में जिक्र किया है। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़ चुके हैं, जो स्टूडियो में ही हमारे साथ मौजूद हैं। विनोद जी, जिस तरह से कि प्रधानमंत्री ने ये जो विकास का तोहफा दिया है, 46,000 करोड़ से भी ज्यादा की परियोजनाएं हैं, वो तो अपने आप में एक बड़ी बात है ही, लेकिन आकर्षण का केंद्र तो ये जो केबल ब्रिज है और ये जो चिनाब का जो पुल है, ये लगता है कि जिसे कहते हैं ना कि सबसे ज्यादा पूरी दुनिया का ध्यान खींचेगा कि इस तरह के ब्रिज, इस तरह की चीजें पहले जो तथाकथित विकसित देश हैं वहां की तस्वीरों में शामिल हुआ करती थी, आज जम्मू कश्मीर की तस्वीरों में ये शामिल है। लाल जी, आज का दिन एक इतिहास लिखने जा रहा है और वाकई आप कहें तो इतिहास लिख दिया है। भारत पाकिस्तान सीमा से जो पुल का आज पीएम उद्घाटन कर रहे थे, महज 100 किलोमीटर से कम ही होंगे जी। और ये दुनिया के सबसे ऊंचे पुल पर देश का प्रधानमंत्री तिरंगा लहराते हुए जब निकले थे, तो आप कह सकते हैं कि ये नए भारत का जय घोष है। जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि ये नए भारत का जय घोष है, तो वाकई में आज दुनिया जो विकसित भारत की सिर्फ कल्पना को ही नहीं समझ रही है, आज भारत के उस विकसित भारत को, संकल्प को साकार होते हुए दिखा है। बिल्कुल। नए भारत के इस जय घोष का आपके ठीक पड़ोस में रहने वाले ओपीओके से लेके पाकिस्तान के लोगों ने भी देखा है। तो ये भारत की आत्मशक्ति है, जो बात पीएम मोदी कटरा के उस पब्लिक मीटिंग में कह रहे थे। वाकई में आप इस वाकई थोड़े से इतिहास के पन्ने को खंगालिए तो सबसे पहले 1903 ईस्वी में एक ऐसे ही पुल जो चिनाब के दरिया के साथ में गुजर के जम्मू से कश्मीर जोड़ने वाली हो, ये सपना वहां के राजा प्रताप सिंह ने देखा था। 1903 की बात कह रहा हूं। और उसके बाद वो अंग्रेजों के उस टेक्नोलॉजी से उन्होंने कश्मीर के रेल की पहल शुरू की थी, लेकिन वो सपना सपना ही रह गया। इसके बाद मॉडर्न समय में, एज में आप देखिए कि उसके बाद देवगौड़ा के प्रधानमंत्री के समय में वहां एक आधार शिला रखी गई थी कि कश्मीर की ट्रेन के नाम से काफी पब्लिसिटी भी हुई थी उसकी कि कश्मीर से, जम्मू से कश्मीर के लिए ट्रेन, सीधी ट्रेन की बात शुरू होगी, लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ। कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, उसके बाद उसका लेकिन अता पता नहीं था। प्राइम मिनिस्टर जब वाजपेयी बने थे, तब उन्होंने इस प्रोजेक्ट को एक नेशनल इंटरेस्ट के प्रोजेक्ट के सूची में डाला और इस पुल के लिए उन्होंने बजट एलोकेट किया। ये अलग बात है कि उसके बाद वाजपेयी जी नहीं रहे और उसके बाद सरकारें आई गई और काम में जिस तरह से चलता रहा वो आपने देखा। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं ना कि ये इतिहास बनाने का ये सारा कुछ क्रेडिट उन्हीं के हाथों में है तो ये सपना जो पूरा हुआ है भारत का, तो कन्याकुमारी से लेके कश्मीर के जब भारत की बात हम कहते हैं, तो ये कन्याकुमारी से कश्मीर को भारत के रेल ने आज जोड़ के दिखा दिया है। भारत का रेल एक सपना नहीं, भारत को जोड़ने वाला एक हकीकत का ये पुल है। जो ये पुल, चाहे भारत की इंजीनियरिंग को आप सलाम कर सकते हैं, उसकी क्षमता को, उसके कैपेसिटी को, लेकिन इसके साथ साथ आज संपूर्ण भारतीय को इस बात के लिए गौरव हो सकता है कि दुनिया के सबसे ऊंचे पुल पे, उस पे वंदे भारत ट्रेन गुजरने के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी का वो तिरंगा लहराते हुए वो निकलना, मुझे लगता है कि 140 करोड़ देशवासियों के लिए ये सबसे गौरव का क्षण है। बिल्कुल, ये गौरव का क्षण है। तस्वीर जो है वो गौरवान्वित कर रही है पूरे देश के लोगों को, और कश्मीर के जो लोग हैं उनको तो और ज्यादा गौरवान्वित करेगी ही। मैं प्रधानमंत्री के संबोधन से एक वाक्य चुनता हूं। उन्होंने कहा, चुनौतियों को चुनौती देना हमने चुना है। और फिर 11 सालों में जो उनका प्रमुख कार्य है उसको उन्होंने बताया भी। जम्मू कश्मीर के लिए जो विशेष रूप से कार्य किए गए उसका भी जिक्र किया है। तो चुनौतियों को चुनौती देना जो चुना है, ये उसी का परिणाम, उसी का नतीजा आज हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में। जिस तरह की सच मायने में आप जो जिक्र कर रहे थे कि लाइफलाइन, जीवन रेखा है भारतीय रेल भारत की, अब वो जो थोड़ी सी बाकी रह गई थी वो भी आज पूरी हो गई।
लाल जी, अब इस कल्पना को थोड़ा सा आप इस रूप में समझिए कि चुनौतियों को कैसे चुनौती दिया है इस सरकार ने, और खास करके मोदी जब ये बात कहते हैं कि मैं विकास को कभी रुकने नहीं दूंगा और ये मोदी की गारंटी है, तो इस बात को समझना होगा कि पिछले 11 वर्षों में उनके सामने में जो जो चुनौतियां आई थी और जिस चुनौतियों को उन्होंने चुनौती दिया है, क्या आज का भारत और आने वाली पीढ़ी जब भी कभी इतिहास में इस चीजों को पढ़ेगा तो डेफिनेटली उसको लगेगा कि देश में कभी एक ऐसा भी प्राइम मिनिस्टर हुआ था। मैं आपको छोटे छोटे चीजों से इसका उदाहरण देता हूं। बिल्कुल कि भारत ने अभी 2 साल 3 साल पहले जिस तरह के कोविड महामारी के इस प्रचंड आप कह सकते हैं एपिडेमिक को झेला, और उसके बाद भी आपने देखा कि इसके बाद भी इस चिनाब पुल पे जो काम चल रहा था वो कभी रुका नहीं। इस चिनाब पुल के दरिया पे काम चलने वाले के कई बार मिलिटेंट वहां के पार के आतंकियों के थ्रेट भी थे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे वहां लगातार डेवलपमेंट पे पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का खतरा भी रहता था, लेकिन हर चुनौतियों का मुकाबला करते हुए आज हमारे सामने में साकार होके इतनी बड़ी पुल, दुनिया का सबसे ऊंचा पुल, दुनिया का सबसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एक आईना दिखाने वाला पुल, तो ये आप कह सकते हैं कि चुनौतियों को जब चुनौती देने वाला शख्सियत और नेतृत्व होता है तो वो मोदी होता है। और आज जब जम्मू कश्मीर में ही वो ये बात बता रहे थे कि भारत में जो सियासत है अलग अलग तरीके से, वो क्या कम चुनौती दे रहा है? आज की जो सियासत है वो भी अपने आप में इस प्राकृतिक आपदाओं से ज्यादा आप कह सकते हैं कि चुनौती देता है। कभी आप दलित के नाम पे सियासत, कभी पिछड़े के नाम पे सियासत, कभी जाति के नाम पे सियासत, और इन सारे सियासतों का जवाब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने 11 साल के उस टेन्योर में गरीब कल्याण योजनाओं से दिखाया है। और जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने 11 साल की इस योजनाओं का पूरा एक रिपोर्ट कार्ड लोगों के सामने में रखा था, तो आप कह सकते हैं कि ये सारे ईडीए, पीडीए और जितने भी ये सारे अलग अलग चुनौतियां देते हुए समाज को बांटने वाला, समाज में अलग अलग तरह से भ्रांतियां फैलाने वाली सियासत जो है, उसका एक जवाब प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये 11 साल का संकल्प का वो रिपोर्ट कार्ड था। लाल जी, बिल्कुल ये रिपोर्ट कार्ड था। और तस्वीर में तो हम अभी 2 ब्रिज दिखा रहे हैं विनोद जी, और एक टनल भी अपनी तस्वीर में दिखाई पड़ रही है, लेकिन इसमें 36 टनल हैं और ब्रिज की संख्या तो सैकड़ों में है। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी बड़ी चुनौती को चुनौती देना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुना है। जो बात आपने कही ना कि ये मोदी की गारंटी है, मोदी का वादा है, विकास नहीं रुकने दूंगा, इस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे आपके साथ भी और खास मेहमानों के साथ। आज हमारी खास चर्चा भी इसी पर है। फिलहाल एक ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब आज यही चर्चा करेंगे जो प्रधानमंत्री ने वहां पर बड़ी बात कही है कि पहलगाम हमले के बाद कोशिश तो बहुत की अमन और तरक्की के दुश्मनों ने कि तरक्की को रोक दे, लेकिन ये मोदी दीवार की तरह बीच में खड़ा है और ये मोदी की गारंटी है कि विकास को रोकने नहीं दूंगा। इसी पर खास चर्चा करेंगे, अभी वक्त है ब्रेक का। मैं बनूंगा फौजी और दुश्मन को उसके घर में घुस के मारूंगा। मैं बनाऊंगी अपने फौजी भाई बहनों के लिए हथियार। ये नया भारत बड़ा हुआ है आर्म्ड फोर्सेस के पराक्रम और आत्मनिर्भर भारत की मिसालें देखते हुए, तभी तो ये चल पड़ा है पीएम मोदी के साथ विकसित भारत बनाने। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर इस वक्त, और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जब जम्मू कश्मीर को सौगात दी तो एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि ये अमन और तरक्की के दुश्मन आतंकवादी ये तरक्की को रोकना चाहते हैं, पर्यटन को रोकना चाहते हैं। बीच में मोदी खड़ा है दीवार की तरह। ये विकास नहीं रुकने दूंगा, ये मोदी का वादा है, ये प्रधानमंत्री ने कही। विकास के दर्जनों परियोजनाओं के साथ पीएम मोदी आज जम्मू कश्मीर में हैं।
दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का उद्घाटन करते हुए उन्होंने तिरंगा लहराया। पीएम ने कहा, पाकिस्तान की हर साजिश को नाकाम करके मोदी जम्मू कश्मीर के नौजवानों के विकास के सपने को पूरा करेगा। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के लिए एक चेतावनी थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मानवता और गरीबों की रोजी रोटी का विरोधी है। उसने टूरिस्ट पर हमला करके हजारों लोगों की रोटी छीनने की कोशिश की थी। यह आज का भारत है। पीएम मोदी ने पाकिस्तान को 6 मई को ऑपरेशन सिंदूर की याद दिलाई। भारत सैन्य शक्ति कहर बनकर पाकिस्तान के ऊपर टूटी थी। पीएम ने कहा, जब जब पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर को याद करेगा, उसे अपनी फौज का शर्मनाक चेहरा भी दिखेगा। पीएम ने कटरा से देश के लोगों को आह्वान किया कि यह मोदी का वादा है कि विकास की हर बाधा के सामने चट्टान बनकर खड़ा रहेगा। पीएम ने लोगों का आह्वान किया कि भारत आज अपने डिफेंस क्षमता से पाकिस्तान को धूल चटा रहा है। अपने कारीगरों के निर्मित चीजों को प्राथमिकता देकर हम विकसित भारत में सहयोग दे सकते हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, आज दुनिया भारत की सैन्य शक्ति और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अचंभित है, लेकिन हमारे प्रतिपक्ष के नेता भारत को एक हारा हुआ देश बता रहा है। पाकिस्तान फील्ड में फेल्ड जनरल को फील्ड मार्शल घोषित करके भारत से हुई शर्मनाक हार को मुंह छुपा रहा है और राहुल गांधी के बयान को आगे रखकर अपनी जीत का पाकिस्तान दावा कर रहा है। इंडिया फर्स्ट के अमल को लागू करते हुए पीएम मोदी ने पहलगाम बर्बर आतंकी कार्रवाई के जवाब में इंडस वाटर ट्रीटी यानी सिंधु जल समझौते को होल्ड पर रख दिया था। पीएम मोदी का यह वाटर स्ट्राइक सियासतदानों के वजूद पर सवालिया निशान लगा रहा है। अमेरिका दौरे पर गए पाकिस्तानी टीम के नेता बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर से परमाणु युद्ध की धमकी दे दी। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के सवाल को टालते हुए बिलावल भुट्टो पानी के लिए पहला परमाणु युद्ध का दावा कर रहा है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, भारत अब शांति के लिए कोई सौदा नहीं करेगा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, देश के किसानों का हक मारकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के 3 नदियों के पानी का अधिकार पाकिस्तान को दे दिया था। अब इस पानी का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल और राजस्थान के किसान करेंगे। पीएम मोदी ने साफ किया है कि विकास का जो वातावरण जम्मू कश्मीर में बना है वो पहलगाम हमले से डिगने वाला नहीं है। पीएम ने दावा किया कि यह मोदी का वादा है, मैं कभी विकास को नहीं रुकने दूंगा। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के निशाने पर इंसानियत भी है और कश्मीरियत भी। पाकिस्तान ने पहलगाम में इंसानियत और कश्मीरियत दोनों पर वार किया। उसका इरादा भारत में दंगे कराने का था। उसका इरादा कश्मीर के मेहनतकश लोगों की कमाई को रोकना था। इसलिए पाकिस्तान ने टूरिस्ट पर हमला किया। वो टूरिज्म जो बीते 4-5 साल में लगातार बढ़ रहा था, हर साल यहां रिकॉर्ड संख्या में टूरिस्ट आ रहे थे। जिस टूरिज्म से जम्मू कश्मीर के गरीबों के घर चलते हैं, उसको पाकिस्तान ने निशाना बनाया। कोई घोड़े चलाने वाला, कोई पोर्टर, कोई गाइड, कोई गेस्ट हाउस वाला, कोई दुकान ढाबा चलाने वाला, पाकिस्तान की साजिश इन सबको तबाह करने की थी। तो प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान पर यह जबरदस्त हमला बोला और उधर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के विवादित बयान का हवाला एक ट्वीट के जरिए दिया है। नरेंद्र सरेंडर, नरेंद्र सरेंडर। अब देखें, हम उसको
उसका नाम जो है राहुल गांधी ने नरेंद्र सरेंडर रख दिया है। तो इससे ज़्यादा किसी नेशनल लीडर की जो है मिट्टी की तनपलीद मैंने नहीं होते देखी, कम से कम जो है कि एक लीडर ऑफ अपोजिशन जो है उसको नरेंद्र सरेंडर जो है, यानी एक एक्सेप्ट किया जा रहा है इंडिया में कि ये सरेंडर जो है ये मोदी ने एक किस्म का किया है। देख लिया ना आपने, राहुल गांधी के बयान को एक विंडो में रख करके ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि भारत ने तो सरेंडर को स्वीकार कर लिया और ये सबका मौका दिया राहुल गांधी जी ने। खैर, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि नेहरू जी शांति खरीदने की कोशिश की पर शांति हुई नहीं। उन्होंने कहा भारत का पानी अब भारत में ही रहना चाहिए। कांग्रेस के सांसदों ने भी संधि का विरोध किया कि ये पंजाब के साथ, हरियाणा के साथ, राजस्थान के साथ न्याय नहीं है, ये समझौता मत कीजिए। लेकिन पंडित जी ने, उस समय नेहरू जी ने कहा कि हम शांति खरीद रहे हैं। शांति मिली नहीं, खून बह रहा है और पानी भी जा रहा है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये फैसला हुआ है कि हमारा पानी हमारे लिए, पंजाब में पानी जमीन के नीचे जा रहा है, हरियाणा पानी के लिए परेशान है, राजस्थान रेगिस्तान बन रहा है और पानी चला जाए पाकिस्तान, ये नहीं होगा। अब भारत का पानी भारत के काम आएगा। तो वही पाकिस्तान के नेता बिलावल भुट्टो ने भारत का नाम लिए बिना एक बार फिर से पानी के लिए परमाणु हमले की धमकी दी है। Even the groups that India has a concern about, I'm talking about LET, LEG, those groups, their leadership fought that war as mujahideen. Then when you up and left after that war, they had nothing to do. They were told that this is the right thing to do, that this was the moral thing to do. American tax dollars went into educating them that this is what you have to do. So once the war was over, they went and picked up in their mind what was another just cause and turned their guns from one border to the next. और आपको ये तो याद होगा ही कि पीएम मोदी कई बार अपने संबोधन में कह चुके हैं कि भारत किसी परमाणु हमले की गीदड़ भभकी वगैरह से डरने वाला है नहीं। भारत हर आतंकी हमले का करारा जवाब देगा। उसका समय, जवाब देने का तरीका और जवाब देने की शर्तें हमारी सेनाएं खुद तय करेगी। भारत अब एटम बम की गीदड़ बप्पी से नहीं डरेगा। और न ही उसके आधार पर कोई फैसला लेगा। तो सुना आपने। और जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर में बात तो यहां तक आ गई थी कि जहां पर उनका वो परमाणु हथियार रखा हुआ है वहां तक भारत की सेना पहुंच गई थी और वहां पर भारत की सेना गोले भी बरसा रही थी। इसलिए अपने पास ही रखो उसको। पाकिस्तान के लिए ये मैसेज है। इसी पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ एसएन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत एसएन सिंह जी। साथ में दुष्यंत नागर जी, राजनीतिक विश्लेषक और कांग्रेस के समर्थन में मजबूती से बात रखने वाले, बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं। विनोद जी, जिस तरह से कि आज प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि अरे विकास को चुनौती दी थी पहलगाम के जरिए, मोदी उस बीच में दीवार की तरह खड़ा है और यह मोदी की गारंटी है कि जब तक मोदी है तब तक विकास को रुकने नहीं दूंगा। प्रधानमंत्री का यह संबोधन और वो भी कश्मीर की धरती से, इसमें सभी के लिए पैगाम है। कश्मीर के लिए, कश्मीर के लोगों के लिए, आतंकियों के लिए, अमन के दुश्मन पाकिस्तान के लिए, पूरे देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए। लाल जी, इसे आप एक संयोग ही मान सकते हैं कि आज 6 जून है और पहलगाम हमले के बाद पहली बार प्राइम मिनिस्टर जम्मू कश्मीर गए हैं।
ये भी आप एक संयोग मान सकते हैं कि 6 जून को ही जी ऑपरेशन सिंदूर को भारत ने अपना पराक्रम, भारत की सैन्य शक्ति ने दिखाया था, दुनिया को दिखाया 6 मई को 6 मई को हाँ, सॉरी, 1 महीने पहले 1 महीने पहले हाँ। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये 6 मई के बाद ये 6 जून का। और इसी 6 मई की बात प्राइम मिनिस्टर मोदी आज वहां से कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में एक पब्लिक मीटिंग में कटरा में कर रहे थे जी। तो उन्होंने ये बात याद दिलाया पाकिस्तान को दोबारा कि जब जब पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर को याद करेगा तो उसके सामने में अपने फौज की वो शर्मनाक तस्वीर होगी। बिल्कुल। और वो शर्मनाक तस्वीर होगी उसकी फौज की, जो इस बात को भी जब आप बार बार कहते हैं कि एक फील्ड में फील्ड मार्शल जनरल वो कैसे फील्ड मार्शल हो जाता है। हाँ। ये सिर्फ पाकिस्तान के फौज की जो वो करारी मार थी उससे मुंह छुपाने के लिए वो अपने जनरल को फील्ड मार्शल बना देता है जी। इस प्रपंच का जो पूरा फौज है, जिसमें आप जब आप कह रहे थे, अभी आपने कहा और रिपोर्ट भी दिखाई थी, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि हम हर विकास के काम को कभी रुकने नहीं देंगे, ये मोदी का वादा है। तो आप आज देख लीजिए कि पाकिस्तान के खुद प्राइम मिनिस्टर और वो फील्ड मार्शल दुनिया के कई मुल्कों का दौरा कर रहे हैं। एक तरह से वो कटोरा लेके घूम रहे हैं कि भाई कंगाल पर पाकिस्तान एक बर्बाद मुल्क बन गया है, इसे कुछ मदद करो। खुद नवाज अब शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि अब हमारा भीख मांगने की अब हमारी ताकत नहीं रही, हमारी कुवत नहीं रही, लोग अब भीख देने के लिए तैयार नहीं है। और वो भारत को आंख दिखा रहा है, परमाणु हमले की धमकी दे रहा है। तो आप समझ लीजिए कि उसको सीधे सीधे अपने विकास की चिंता नहीं है। एक बर्बाद मुल्क आपके एक पड़ोस में जो उभरता हुआ आज देश का 4th 5वीं अर्थशक्ति बन गई है, उसको एक तरह से वो चिढ़ा रहा है। इसलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं कि हम विकास हमारा फोकस है, उसको हम कभी डिगने नहीं देंगे। बिल्कुल। और इसके बाद अगर भारत की सियासत में भारत के जो विपक्ष के लीडर हैं, हमारे प्रतिपक्ष के लीडर राहुल गांधी जी, वो जब कहते हैं कि सरेंडर नरेंद्र, तो आज उनको जवाब मिल गया होगा कि कम से कम उनको दिखाया है ख्वाजा वहां के डिफेंस मिनिस्टर ने, ख्वाजा अब्बास ने, कि भाई हमें कोई दूसरे सबूत की जरूरत नहीं है, हमारे लिए राहुल गांधी काफी है इस देश में, जो हमें बता रहे हैं कि भारत ने सरेंडर किया है, यही वो कोट कर रहा है। तो राहुल गांधी को आज देश को जवाब देना पड़ेगा कि उनका मैसेज देश के लिए होता है या पाकिस्तान के लिए होता है। ठीक है, राहुल गांधी जी की तरफ से जवाब देंगे ना अपने दुष्यंत नागर जी, क्योंकि बड़ा अच्छा सा 2 विंडो बनाया था दुष्यंत नागर जी, अभी हम दिखा रहे थे। पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा सा 2, एक मिनट बिल्कुल आप ही बोलिएगा, आप ही के पास तो आना है मुझे। तो बड़ा अच्छा सा 2 विंडो बनाया था, सरेंडर जाइब करके लिखा था, और उसके बाद इधर से ख्वाजा आसिफ जो उनके रक्षा मंत्री हैं, अपने विंडो में लिखा था इंडिया एक्सेप्ट्स सरेंडर है। ये मौका ख्वाजा आसिफ को 2 विंडो बनाने का, प्रोपेगेंडा करने का, फील्ड में फील्ड मार्शल जो फील्ड मार्शल बना हुआ है उसको अपनी बात को दोहराने का किसने दिया? देखिए, बीजेपी का पाकिस्तान के बिना काम ही नहीं चलता। जब तक ये पाकिस्तान को चर्चा में नहीं लाएंगे, इनका उद्देश्य पूरा नहीं होता। जीत भारतीय सेना की हुई और भारतीय सेना ने बहुत सटीक 16-17 ऐसे ठिकानों पे ब्रह्मोस से वार किया कि पाकिस्तान की धज्जियां उड़ गई। जीत हुई ना। ऐसा मौका था जब हम पीओके ले सकते थे, हम बलूचिस्तान को आजाद करा सकते थे, हम पाकिस्तान को कई टुकड़ों में विभक्त कर सकते थे। लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट ने एक तरफा फैसला कर दिया, सीज फायर। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, जो हमारी देश की आज सरकार को चला रहा है, वो मौन सा हो गया। तो आप एक बात बताइए कि क्या हमने अमेरिकन दबाव को स्वीकार किया या ना किया? उसके बाद लगातार अमेरिका के राष्ट्रपति महोदय की 11-12 बार बयान आ गए। अब रशिया के लोग भी कह रहे हैं कि भाई वो तो अमेरिकन की मध्यस्थता से ये समझौता हुआ है या सीज फायर हुआ है, या भारतीय जनता पार्टी कह रही है
कि वे पॉज हुआ है, नागर साहब आप ceasefire कहानी हुआ मत है। बनाइए, एक सवाल आपने आपको पूछ pause रहे हुआ हैं है। कि आपके नेता का आपने विंडो सवाल में तो दिया लगा है। हुआ है वो वीडियो, वो दिखाया वो हमने। ट्रंप का वीडियो फिर नहीं से है। हमारे प्रोड्यूसर चला भी देंगे अगर वो उसको। ख्वाजा अब्बास कहते तो देखिए, ट्रंप को रख के कहते कि ट्रंप ने दावा किया है कि उसने सीज फायर कराया वो है। देखिए आ वो गया। राहुल गांधी को रखा हुआ है। नागर साहब टेलीविजन पर आपके सामने वो आप विंडो लोग चल रहा है। आप लोग जो है इसी यही बात तो मैं बार बार दोहराता हूँ कि कुछ भी पॉइंट अपने को रखना और है पीओके कुछ भी लेने की करके बात आप नेता कर को रहे थे। बचाना है। 47 से लेकर अब तक कितनी बार पीओके, जब पूर्ण युद्ध हुआ तब तो कितनी बार लेने का था, तब तो लिए नहीं। अभी तो आतंकी अड्डे पर कार्रवाई थी जी, आतंकी अड्डे पर कार्रवाई हुई, पाकिस्तान ने इधर उधर किया, जवाब दिया गया। जब सफेद झंडा लहरा दिया तो रुक गए थोड़ी देर के लिए। बताइए एसएन सिंह जी, जो उन्होंने सवाल उठाया है। देखिए देशभक्त और देश के प्रति जो वफादार होता है उसके विचार हमेशा ये सुनने के लिए उसके कान तरसते हैं और ये सुनना चाहता है कि हमारे बहादुर सैनिकों ने पाकिस्तान को किस तरह से घुटने के बल पे ले आए, हमारे बहादुर सैनिकों ने किस तरह से उनके डिफेंस सिस्टम को तबाह किया, हमारे बहादुर सैनिकों ने किस तरह से पहली बार देश की आजादी के बाद पहली बार आतंकवादी ठिकानों को और ऐसा देश जो अपने को परमाणु साधन संपन्न देश कहता था वहां घुस के उनके खिलाफ कार्रवाई करता है। ये देश का प्रत्येक नागरिक बच्चा सुनना चाहता है। लेकिन मैं एक चीज कहूंगा, देखिए जब सम्राट अशोक कहीं जीतते थे तो जो हेलेना उसको क्यों तकलीफ होता था? क्योंकि वो गद्दारी करना चाहती थी। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको राष्ट्र के प्रति प्रेम होगा वो राष्ट्र की पे विश्वास करेगा, लेकिन जिसके कर्म से, जिसके वचन से, जिसके विचार से, जिसके व्यवहार से दुश्मन देश को फायदा पहुंचे उसको तो देश का गद्दार कहेंगे ना। आज कांग्रेस जिस गद्दार की भूमिका में दिख रही है, पाकिस्तान किसको सपोर्ट कर रहा है? पाकिस्तान हमें कोई आपत्ति नहीं थी, पीओ के लिए ऑपरेशन को आप पॉज कर देते। पाकिस्तान आप बताइए, ऑपरेशन पॉज किया, सिंदूर ऑपरेशन को, जो हमारी सेना का एक महान कृत्य है, जिसकी बुरी प्रशंसा पूरे देश में हो रही है, आप कृपया बताएं। तो नागर साहब अभी लाल जी आपको वही कह रहा था कि यही बात राहुल गांधी को कहनी चाहिए थी जो नागर साहब यहाँ कह रहे हैं। नागर साहब कह रहे हैं हमारी सेना ने जीत दर्ज की है, यही वाली बात राहुल जी को कहनी है। फिर ख्वाजा आसिफ इस तरह का टू विंडो नहीं बना पाएंगे। हाँ बोलिए एसएन सिंह जी बोलिए। देश की आजादी के अवसर है सर, मुझे अवसर दीजिए। आ रहा दुष्यंत सर आ रहा राष्ट्र की आजादी के लिए कार्य करते हैं, उनके विपरीत विचारधारा उत्पन्न करके उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने का कार्य कौन किया? अंग्रेज। सरदार पटेल जी जब देशी रियासतों को मिला के और देश को मजबूत करने का कार्य करते हैं, उनके खिलाफ कांग्रेस। आ रहा हूँ दुष्यंत नागर जी आ रहा हूँ, बस एसएन सिंह जी कंप्लीट करना। एसएन सिंह जी की आवाज में कुछ रुकावट आ रही है। देश से प्यार नहीं होता है, जो देश के बंटवारे के समय में भी दिखा और देश के बंटवारे के बाद आज भी दिख रहा है। नहीं तो पहलगाम की घटना के बाद बहुत सारे भारत के सांसद और सभी पार्टियों के सांसद दुनिया में जाकर ठीक है कि पाकिस्तान आतंकवाद की जननी है। दुष्यंत नागर जी अब जवाब देना चाह रहे हैं। एसएन सिंह जी, दुष्यंत नागर जी जरा एक उनका तो जवाब दे ही दीजिएगा, एक चीज और जोड़ लीजिएगा। जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि भारतीय सेना ने जीत दर्ज की है, मेरा ये सवाल है कि अगर यही बात राहुल जी कह देते तो ये ख्वाजा आसिफ क्यों टू विंडो बनाते? अरे साहब, राहुल जी 10 बार कह चुके। कहाँ तो पूरी कांग्रेस सरेंडर बोला है तभी तो वो टू विंडो बना के चला। और ऑपरेशन सिंदूर एक सफल ऑपरेशन है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है भाई। ये बात कर दिया राहुल जी का कोई बयान दिखा दीजिए। मैं वही कह रहा था, मैं भी ये सवाल उठा रहा था कि कोई एक बयान दिखा दीजिए। दिखाऊंगा आपको, बयान भी दिखाऊंगा, आपको ये भी दिखाऊंगा उन्होंने सेना का समर्थन किया है। लेकिन बात ऐसी थी, आप बहुत बुद्धिमान आदमी है, आपने मर्म की बात कही है, आपने गद्दारी की बात कही है कि देश के साथ जिन लोगों ने गद्दारी करी। देश की भाषा बोल रहे हैं, पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। क्यों विनोद जी को लाना, विनोद जी को लेकर मैं आता हूँ। आप दोनों थोड़ा सा रुक जाइएगा, आप दोनों थोड़ा सा रुकिए सर, थोड़ा सा रुकिए दोनों, थोड़ा सा दोनों रुकिए। विनोद जी आपके इस डिस्कशन में मैं एक नया पॉइंट रख रहा हूं। हाँ विनोद जी को थोड़ा सा सुनिए। नागर साहब एक मिनट आप सुन लीजिए। नागर साहब मैं आप ही के जोश को थोड़ा सा ऊंचा कर दे रहा हूं। आप ही के लिए आप ही के लिए है सर, आप ही के लिए, आपके जोश को मैं थोड़ा बढ़ा देता हूं। नागर साहब, ये सचमुच में नागर साहब ये भारत के सेना की, भारत के सैन्य शक्ति के
को दुनिया ने इसको देखा है ऑपरेशन बेशक। सिंदूर का, बेशक उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1971 की लड़ाई के युद्ध में सेना नहीं थी क्या? इंदिरा गांधी खुद गई थी वहां पे लाहौर में किला फतह करने के लिए, भारत की सेना ही गई थी। वो युद्ध अगर भारत की सेना ने जीती थी तो सुनिए आप एक मिनट, तो इंदिरा गांधी रणचंडी हो गई कि उन्होंने पूरा पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिया, आयरन लेडी उसमें हो गई। आयरन लेडी हो गई कि उन्होंने वो युद्ध जो है, आप ये युद्ध इंदिरा गांधी के क्रेडिट में चला गया, लेकिन ये ऑपरेशन सिंदूर नरेंद्र मोदी के क्रेडिट में नहीं है। ये ऑपरेशन सिंदूर जो है ये कांग्रेस की मानसिकता है, ये आपकी पार्टी का एक फ्यूडल मानसिकता है, सामंती सोच है जो कांग्रेस पार्टी। सुनिए अब आप सुन लीजिए, मैं आप ही को जोश दे रहा हूं। ये शिवराज सिंह चौहान जब कृषि मंत्री कह रहे हैं इस बात को कि भाई आप तो सरेंडर करने के लिए आपका जो इतिहास कैलेंडर बना हुआ है, पूरा कैलेंडर, आप जब सरेंडर करने की बात कर रहे हैं, आप पीस खरीदने गए थे, आप पीस खरीदने गए थे इंडस वाटर पूरा मौका दूंगा सर, आपको सवाल ही दे रहा हूं। इंडस वाटर ट्रीटी को नेहरू जी ने पार्लियामेंट में कहा था कि हमने पीस खरीदा है, शांति और स्टेबिलिटी के लिए उन्होंने कहा था कि हमने ये सौदा किया है, कीमत भी चुकाई होगी। आज उसके साथ 80 करोड़ रुपया भी दिया उस जमाने का। आज का भारत साफ कह रहा है, वो नरेंद्र मोदी का वो दौर है जो कह रहा है कि कोई शांति के लिए कोई सौदा नहीं होगा, जबड़े में खींचकर अपना हक निकाल और देंगे, पानी एक साथ नहीं बहेगा। इसके लिए अगर वो बिलावल भुट्टो आज अमेरिका में परमाणु बम की धमकी दे रहा है, तो उसका जवाब भी प्राइम मिनिस्टर मोदी दे रहा है कि वो ऑपरेशन सिंदूर इसी परमाणु धमकी को दिखाया है कि आज का भारत उसके 11 एयर जो बेस है पाकिस्तान के, जिसमें उसके परमाणु बम भी रखे हुए थे, उसको भी स्ट्राइक करके आया है। ठीक है, क्या बात करते हैं दुष्यंत अगर जी दीजिए जवाब, आपका मौका। तो विदुर महाराज ने भी आप ही के पास पूरा फील्ड है, आप लीजिए, बोलिए, लेकिन जवाब दीजिएगा, बायां दायां मत घूमिए। बिल्कुल मैं सीधा चलूंगा, मैं कृष्ण भगवान को कोट करूंगा जी। उन्होंने भी कौरवों की सभा में कहा कि अगर कोई कीमत देके शांति मिलती है, युद्ध ना हो, तो आप मात्र 5 गांव दे दीजिए। युद्ध ना हो, ये भी जोड़ा था। शांति सुन लीजिए ना साहब, पहले सुन लीजिए, बोलिए मत बीच में, आप बोलना बाद में। ठीक है, लेकिन उन्होंने नहीं मानी। नेहरू जी ने तो एक अच्छा जेस्चर पाकिस्तान को एक अवसर दिया कि भाई आप शांति चुनिए, लेकिन पाकिस्तान ने शांति नहीं चुनी। फिर उसकी पिटाई हुई, 65 में हुई, 71 में हुई, 99 में हुई, अब ऑपरेशन सिंदूर में हुई और भविष्य में फिर होगी, अगर वो अपनी दुष्टता दिखाएगा। दूसरी बात आपने कहा, दूसरी बात सिंधु जल पे आ जाता हूं मैं, मेरे पास में ये दस्तावेज रखा है। फरवरी 2019 में नितिन गडकरी जी ने कहा कि अब सिंधु का पानी पाकिस्तान में नहीं जाएगा। मई 2019 में प्रधानमंत्री जी ने कहा, बीजेपी ने एक्स पे भी पोस्ट किया। भाई इन्होंने कितना पानी रोक दिया 2019 से आज 25 साल, इंफ्रास्ट्रक्चर बना के रखी थे पहले की सरकारों ने, कितना इन्होंने बनाया 6 साल में, तो बताओ। ये बना रहे हैं, कोई नहर बनाई, कोई बांध बनाया, एसएन सिंह जी जवाब दे रहे हैं आपको, लीजिए जवाब। एसएन सिंह जी जवाब दीजिए, सीधा सवाल पूछा। लालचंद जी देखिए, लालचंद जी देश को आज समझने में 70 साल से ऊपर हो गए, देश समझ ही नहीं पाता है कि कांग्रेस करती क्या है और कांग्रेस किसकी है। एक एक दिन की चीजों को आप बताऊंगा। देश की आजादी के बाद जब यूएन कहता है कि भारत को अस्थायी सदस्यता दे दिया जाए, तब आदरणीय नेहरू जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं, हालांकि कांग्रेस के ही बहुत सारे लोग पार्लियामेंट में उसका विरोध करते हैं, वो कहते हैं नहीं, भाईचारे के नाम पे उसको चाइना को दे देते हैं। ये कौन सी नीति है कि भारत में ही 2 संविधान। उन्होंने आपसे ये सवाल पूछा है कि आपने सिंधु के पानी को रोकने के लिए आपने क्या क्या किया है, वो जवाब दीजिए। नहीं मैं इस पे भी बोलूंगा, मैंने आपका सवाल दोहरा दिया है, उनके 54,000 सैनिकों को छोड़ देने का कार्य करते हैं, शिमला समझौता कर देते हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि कांग्रेस कहना क्या चाहती है। इसीलिए कहा जाता है कि कांग्रेस कभी भी भारत मूल की पार्टी नहीं। अंग्रेजों ने कांग्रेस को इसीलिए बनाया कि आप भारत में रहिए और धीरे धीरे भारत को दीमक की तरह खोखला कर दीजिए।
लेकिन ये तो मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ देश की जनता को कि उन्होंने सब कुछ प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बनाया। आज 370 समाप्त हो गया, आज कश्मीर में आतंकवाद समाप्त हो गया। चलिए एक बात तो बिल्कुल साफ, एक बात बिल्कुल साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले में बिल्कुल क्लियर हैं। आज वही बात उन्होंने जम्मू कश्मीर में कही। साहब हम भी क्लियर हैं, क्लियर होते, अगर क्लियर होते तो ख्वाजा आसिफ को विंडो नहीं बना रहे होते और यहाँ आप कह रहे हैं कि हाँ ऑपरेशन सिंदूर में जीत हुई है, वो कह रहे हैं सरेंडर, आप कह रहे हैं जीत। देखिए क्या एक पूरब की बात, एक पश्चिम की बात। बहरहाल शुक्रिया जुड़ने के लिए, दुष्यंत नागर जी जुड़ने के लिए, एसएन सिंह जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और विनोद जी आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने आज फिर से दोहरा दिया है, और परमाणु हमला, ये वो प्रधानमंत्री मोदी ने बार बार साफ किया है कि इसको अपने पास रखो। ये जो परमाणु हमले की छतरी आतंकवादियों को देते हो ना, ये अब नहीं चलेगा। जब तक चल गया, अब नहीं चलेगा। बहरहाल वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब बात करेंगे कि कर्नाटक में जो भगदड़ हुई थी बेंगलुरु में चिन्नास्वामी स्टेडियम में। पहले तो सिद्धारमैया सरकार बड़ी सुस्त नजर आ रही थी, अब जब हाईकोर्ट ने कुछ गंभीर सवाल पूछे तो सुपर एक्टिव नजर आ रही है। करेंगे इस पर बात, वक्त है ब्रेक का। वाह यार, क्या सही हो आप। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो, घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता। और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ? पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। स्वागत है ब्रेक के बाद, आप देख रहे हैं DD न्यूज पर इस वक्त। और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था कि अब बात करेंगे बेंगलुरु भगदड़ की, कि पहले तो उसमें बिल्कुल सिद्धारमैया सरकार हाथ झाड़ रही थी, पल्ला झाड़ रही थी, लेकिन हाईकोर्ट ने बड़े बड़े सवाल उठाए। तो भगदड़ की सियासत पर बवाल हो रहा है। चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ कोई सामान्य घटना थी या फिर भीड़ को लेकर लोकप्रियता की घिनौनी सियासत, जिसने 11 मासूमों की जान ले ली। कर्नाटक में हुई इस भगदड़ को लेकर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। कोर्ट ने राज्य सरकार को स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ की घटना पर स्टेटस रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने पूछा है कि क्या जब यह हादसा हुआ तब कोई एम्बुलेंस वहां पर मौजूद नहीं था? जब IPL मैच होते हैं तो क्या व्यवस्था की जाती है? कोर्ट में यह सवाल आया कि RCB खिलाड़ियों को सम्मानित करने का फैसला किसका था? 11 लोगों की मौत ने बेंगलुरु शहर को एक मातम में डुबा दिया। लोग मांग कर रहे हैं कि मुआवजा देकर सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। इन मासूमों की जान किसने ली? किसने ये भीड़ जमा किया? जबकि पुलिस कह रही थी कि अभी सेरेमनी नहीं होनी चाहिए। लेकिन आनंद फानंद में सिद्धारमैया सरकार ने पुलिस कमिश्नर समेत 8 अफसरों को अब सस्पेंड कर दिया है। सिद्धारमैया कहते हैं मामले की जांच के लिए एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच होगी। भगदड़ से उपजे आक्रोश को कम करने के लिए सरकार इवेंट के लोगों को गिरफ्तार भी अब कर रही है। लेकिन इसका जवाब कौन देगा कि एक प्राइवेट खेल फ्रेंचाइजी के आयोजन के क्रेडिट लेने की जिद राज्य सरकार को क्यों थी? खेल, खिलाड़ी और फैंस, इसकी तिकड़ी में सरकार की भूमिका क्या थी? सरकार पहले खिलाड़ियों को विधानसौधा लाई, बाद में स्टेडियम पहुंच गई, बगैर जाने कि प्रशासकों की लाखों प्रशंसकों की भीड़ की व्यवस्था क्या है। विपक्ष का आरोप है कि स्टेडियम के बाहर लोगों का दम घुट रहा था और अंदर में जश्न मनाया जा रहा था, वो रुका नहीं। फोटो ऑप में बीजेपी सरकार जो कभी यह चिंता नहीं, फोटो ऑप में बिजी थी ये सरकार जिसको कभी यह चिंता ही नहीं थी कि सेलिब्रेशन की एक झलक देखने के लिए बाहर की लोगों की सांसें रुक रही हैं। तो इस पर जवाब देते हुए कांग्रेस के नेता, कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खरगे ने कहा कि बलि का बकरा बनाने से कुछ नहीं होता, दोषियों पर कार्रवाई हो रही है। जिम्मेदार ऑफिसर है, उनको हमने सस्पेंड किया है। कोई बलि का बकरा नहीं है।
जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर्स जो है उनकी जिम्मेदारी होती है। जो ऑफिसर्स है वो उनको थोड़ा और ये सावधानी परखना था करके सब लोगों का ये है। सो वी विल सी व्हाट हैपेंस। अभी मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी बैठी है, तो जो उसमें सबूत बाहर निकलेगा उसके आधार पे हम एक्शन लेंगे। लेकिन कर्नाटक भाजपा के अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र का कहना है कि कर्नाटक सरकार अपनी गलती पर पर्दा डालने का प्रयास कर रही है। The FIR that was registered yesterday, it clearly states when permission was sought by RCB, KSCA as well as DNA, permission was rejected by the police department, it was rejected. But since Chief Minister insisted for giving permission, only then permission was given. So ultimately, it's a failure on the part of the intelligence department. They could not assess the people. The lakhs and lakhs of people would gather. They could not assess the situation. And because of the insistence of the Chief Minister, permission was given for for victory parade. So responsibility lies on Chief Minister. He should own the responsibility and give the resignation. और भाजपा के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का कहना है कि कांग्रेस अपनी गलतियों का ठीकरा दूसरों पर फोड़ने में सबसे आगे है। वहां पर जिस प्रकार से फोटो ऑप और क्रेडिट लेने की होड़ में A1 और A2, सीएम और डिप्टी सीएम, कोई ट्रॉफी को चूम रहा है, कोई उनको पिकअप करने जा रहा है, कोई फ्लैग लेकर घूम रहा है, ये सब भी तो हमने देखा। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो अपनी जिम्मेदारी का ठीकरा किसी और के सिर माथे पर डालना, ये कांग्रेस का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बन चुका है। राहुल गांधी जी इस पर कुछ बोले? जो अकाउंटेबिलिटी का स्टैंडर्ड वो दूसरे राज्यों पे लगाते हैं, अपने राज्य पे नहीं लगाएंगे। सवाल उठा रही है बीजेपी और सवाल तो बनता है। ऐसे हेमंत वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पर बात करने के लिए। बहुत बहुत स्वागत ऐसे हेमंत जी आपका डीडी न्यूज पर इस पर बात करने के लिए। सबसे पहले तो सर ये बताइए कि पहले तो सिद्धारमैया जी बड़े एकदम इजी नजर आ रहे थे, बोले हाँ भगदड़ हुई है, एक्चुअली 35-40 हजार थी, आ गए 2.5-3 लाख तो हो गया, लेकिन अब बड़ी सुपर एक्टिव नजर आ रही है जब से हाईकोर्ट ने क्वेश्चन पूछा है। क्या हाईकोर्ट के प्रेशर में आ गई सिद्धारमैया सरकार? ऑफ कोर्स यस, लाल सिंह जी नमस्कार। नमस्ते सर। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि ये निकम्मी सरकार की लापरवाही और गैर जिम्मेदारी के कारण है कि 11 लोगों का मृत्यु हुई है। मैं इसके तीन लोगों को दोषी ठहराता हूं। एक है राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, नंबर 2 आरसीबी, नंबर 3 केएससीए, नंबर 2। नंबर 3 देखिए, मैं भी पत्रकार हूं 27 साल से, 37 ईयर्स से, मुझे भी सोर्सेस है पुलिस में। पुलिस में साफसुदा पहले कह दिया था कि हम ये परमिशन नहीं दे सकते हैं दो जगह में। जी। विधानसौधा भी कब्बन पार्क के अंदर आता है, केएससीए भी कब्बन पार्क के अंदर आता है। जी। इफ यू आर गोइंग टू होल्ड इवेंट इन 2 प्लेसेस इट इज डिफिकल्ट, आइदर केएससीए और विधानसौधा। जी। सो रिजेक्ट कर दिया था परमिशन। और उससे पहले एक दिन पहले सुबह 3:30, 4, 4:30 तक पुलिस कर्मचारी काम किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो रिपोर्ट आ चुकी है। फिर 8:30 बजे उनको आने के लिए कहे ड्यूटी पे। क्या है, इंसान है या मैं आपसे एक जरा पॉलिटिकल एंगल समझना चाह रहा था हेमंत सर, आपसे एक पॉलिटिकल एंगल मैं ये समझना चाह रहा था कि इस पूरे मामले में सर इस पूरे मामले में सिद्धारमैया वर्सेस शिव कुमार, क्योंकि जो एयरपोर्ट जाने से लेकर के आयोजन करने तक शिव कुमार जी थे, और उसके बाद जिस तरह सिद्धारमैया जी अब इसमें लगातार एक्शन ले रहे हैं, क्या ये शिव कुमार जी के लोगों के ऊपर एक्शन है? एग्जैक्टली। देखिए, शिव कुमार उस दिन में कनकपुरा में था और सीधा पहुंच गया एचएल एयरपोर्ट, जहां पर वो आरसीबी के टीम लैंड हुआ, सीधा एयरपोर्ट चले गया, एचएल एयरपोर्ट में, इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, एचएल एयरपोर्ट में, और वहां से लेकर विधानसौधा तक, ताज वेस्ट एंड तक, ताज वेस्ट एंड से विधानसौधा तक, विधानसौधा से केएससीए तक, वो खुद एज इफ ही हैज वन दी कप, वो खेल के वो कप लेके ऐसे कार में बैठ के झंडा ऐसे लहरा के, आरसीबी का झंडा लहरा के वो जा रहा था। ही वांटेड टू टेक द क्रेडिट
It is a shadow boxing between Siddaramaiah on one side and DK Shivakumar on the other side. जी. To take credit. बिल्कुल. इतने लाखों लोग फैंस है आरसीबी का, करोड़ों लोग है, तो मैं उसका क्रेडिट ले लूं, पॉलिटिकली मुझे एडवांटेज होगा, ये कैलकुलेशन में तुले हुए थे डीके शिवकुमार, लेकिन उसको पता नहीं था ठीक है सर, पुलिस कर्मचारी का हाल क्या है, परिस्थिति क्या है। दिस इज नंबर 4। नंबर 5, 1 घंटे पहले खबर आया कि गोविंद राजू करके पॉलिटिकल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर, ठीक है, उनको हटाया गया है पद से जी, ही इज एमएलसी जी। तो कल पुलिस कमिश्नर का सस्पेंड हुआ। बिल्कुल, बड़े एक्शन हो रहे हैं। फिलहाल सर समय की कमी है, फिलहाल समय की कमी है, तो आपको मुझे थैंक यू बोलना पड़ेगा माफी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। ये बात भी चर्चा में हो रही है कि अब सिद्धारमैया एक्शन के जरिए शिव कुमार के प्रोफाइल को इस घटना में छोटा करने की कोशिश भी कर रहे हैं, ये भी चर्चा है। आज के इस वक्त में इतना ही। नमस्कार।